तो स्टूडेंट इस क्लास को मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ ओल्ड बैच में, साथ में ही कर रहे थे। चलो से पूछ रहा हूँ, तो क्या इसको रिकॉर्डिंग वही चीज़ सेम वीडियो भेज दें? ओल्ड बैच के साथ ही पढ़ा रहे थे, नहीं तो बोलिएगा तो रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है। चलिए कोई बात नहीं, होने दीजिए। कितना ये लेक्चर नंबर कितना था आप लोग का? मैं मिला लूँगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि मेरा एक कंपाउंड है Ab2 और एक कटायन है और ए अनायन है, राइट। सॉल्ट में पहले इसी को लिखते हैं कटायन, थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं, और ए अनायन है। तो मान लेते हैं फार्मूला है, तो फार्मूला एक्चुअल में डज नॉट रिप्रेजेंट कि यूनिट सेल में एक कटायन रहेगा और दो अनायन रहेगा। ये तो जस्ट एक फार्मूला, फॉर एग्जांपल NaCl का, तो NaCl का एक फार्मूला है, बट उसका यूनिट सेल फार्मूला आगे चल के पढ़ेंगे। तो NaCl का जो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है, तो उसका 1 यूनिट सेल में 4 सोडियम होता है और 4 क्लोरीन होता है। तो यूनिट सेल फार्मूला होता है Na4Cl4, बट फार्मूला इज व्हाट? Na1Cl1 NaCl, जो कि सिंपलेस्ट रेशियो रहता है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक कटायन के लिए कितना आनायन है? रेशियो 2, और 1 अनायन पे कितना कटायन? हाफ। तो नहीं लग रहा कि 1 कटायन सराउंडेड बाय मोर अनायन? इसका मतलब फार्मूला देखकर ही पता चल रहा है कि अनायन का कोऑर्डिनेशन, कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा रहेगा और अनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कम रहेगा। व्हाट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, कैसे डिफाइन किए थे? कुछ तो मैं डिफाइन किया होगा। व्हाट द डिफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन? यस, नंबर ऑफ अनायन सराउंडेड बाय कटायन। और अनायन के लिए नंबर ऑफ कटायन सराउंडेड बाय। तो यहाँ पे मान लेते हैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेट अस सपोज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ B इक्वल टू 4। अगर B का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो A का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? तो सर जस्ट डबल होना चाहिए, बजाय एक कटायन के चारों तरफ 2 अनायन का रेशियो है 1:2 का है, राइट। किसके चारों तरफ कौन ज़्यादा है? कटायन के चारों तरफ अनायन ज़्यादा है या अनायन के चारों तरफ कटायन ज़्यादा है? कटायन के चारों तरफ अनायन ज़्यादा है। इसका हम लोग एक्चुअल में एडवांटेज लेना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A इक्वल टू क्या, 8 लिख दें, जस्ट डबल। तो नहीं लगता है कि यहाँ पे सर इस तरीके से सिचुएशन बैठ गया है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A डिवाइडेड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ B इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ A डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ तो देखिए तो रेशियो कितना होता है? नहीं सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ B और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ A। अब अगर इस तरीके से देखिएगा बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A डिवाइड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ B कितना? 2 है, और कोफिशिएंट ऑफ B डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ A ये भी क्या है? 2 है, सही है। इसका मतलब है कि जस्ट इस, तो यहाँ से मैंने आपको एक फार्मूला देने का कोशिश किया था कि अगर आपका फार्मूला AXBY है, किसी भी सॉल्ट का, किसी भी आयनिक कंपाउंड का, नॉट इवन सॉल्ट, किसी भी आयनिक कंपाउंड का, जहाँ पे कटायन और अनायन
दोनों है, सिर्फ सॉल्ट में ऐसा नहीं हो सकता है, ऑक्साइड में भी तो ऐसा हो सकता है। लाइक सोडियम ऑक्साइड Na2O आयनिक कंपाउंड है, तो ये मैं हर आयनिक कंपाउंड के लिए बोल रहा हूँ। तो इसका बहुत बड़ा लाभ हम लोग उठाते हैं आगे चलकर, ठीक है। इस पर फ्रीक्वेंट आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। तो इसमें यहाँ से हम लोग यूज़ करेंगे एक्चुअल में, यही मैं आपको पिछले क्लास में फार्मूला बताया था। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बी इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, जस्ट उल्टा कर कीजिए, तो बाई बाई एक्स लिखेंगे। एग्री? एक्स बाई बाई या बाई बाई एक्स? बाई बाई एक्स। ये मेन फार्मूला ए रहेगा, ठीक है। तो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बाई बाई एक्स। तो इससे आपको सो मेनी टाइम्स लाभ ये मिलेगा, क्योंकि जो आप अभी तक कोऑर्डिनेशन नंबर जो मैंने आपको पढ़ाया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, जो भी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने अभी तक पढ़ाया है, ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर तब का था जब वहाँ पे वॉइड में कोई स्फीयर नहीं था, बट यहाँ पे वॉइड में भी स्फीयर डाल रहे हैं। तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर पहले वाले, जैसे फॉर एग्जांपल एफसीसी में किसी भी स्फीयर का, लैटिस पॉइंट का स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 सिखाया हूँ, राइट। बट वो 12 कब है? वो 12 तब था व्हेन यस वॉइड खाली था। अब देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एफसीसी किसी भी क्लोज पैकिंग में कितना टीवी होता है और कितना ओवी होता है। एक कहीं पे मैं पढ़ाया होगा कि किसी भी क्लोज पैकिंग में जितना इफेक्टिव लैटिस स्फीयर होता है उतना ही ओवी होता है, और उसका जस्ट डबल टीवी होता है। एफसीसी में इफेक्टिव लैटिस स्फीयर कितना होता है? 4। तो ओवी कितना होगा? 4, और टीवी कितना होगा? 8 होगा। एग्री? ये तो लोकेशन ऑफ वॉइड मैंने पढ़ा चुका है आप लोग को। तो इस बार का नीट का एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आया हुआ है, फ्री में 4 मार्क्स है। एचसीपी में कितना टीवी है, कितना ओवी है, बताइए तो, एफर्टलेस है ना, 4 मार्क्स तो फ्री में है। इसलिए अगर सही से पढ़ लिया जाए और सही से इसको एनालाइज कर लिया जाए, इस क्वेश्चन का आंसर देने में कितना टाइम लगेगा भाई? 5 सेकंड लगेगा। या अगर नहीं आंसर दे के आते हैं, इसका मतलब आपने सही से चीज़ों को नहीं पढ़ा है, ठीक है। मतलब एक डेमो दे दिया कि सॉलिड स्टेट में इस बार का नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम लोग डिफरेंट पॉसिबिलिटी देख रहे थे, राइट। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटी में कुछ पॉसिबिलिटी का हम लोग जिक्र किए थे, कहाँ तक पढ़ चुके थे, जरा बता सकते हैं? किस ये न्यू बैच का है या ओल्ड बैच का है? सर दोनों का एक साथ ही कर रहे थे। हाँ, एक साथ करवा रहे थे। तो आर प्लस कैलकुलेशन ऑफ एज लेंथ, आर प्लस आर, ओके। इसका मतलब हम लोग 0.414 तक आ चुके थे, राइट। जीरो 0.414 से लेकर 0.732 तक आ चुके थे क्या? ओके। अब नेक्स्ट सिचुएशन, अगर r प्लस बाई आर माइनस का वैल्यू एग्जैक्टली 0.732 हो जाए, एग्जैक्टली कितना? 0.732, तो एक किसके लिए परफेक्ट है? दिस इज अ परफेक्ट सिचुएशन फॉर क्यूबिकल वॉइड, राइट। और क्यूबिकल वॉइड में, और क्यूबिकल वॉइड कहाँ मिलता है एवरीवन? सिंपल क्यूबिक सिस्टम है ना,
यस, तो क्यूबिकल वॉइड यहाँ पे है। और परफेक्ट सिचुएशन का मतलब क्या होता है? परफेक्ट सिचुएशन का मतलब है कि जो पहले का अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट डिस्टर्ब नहीं होगा। तो क्या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a = 2r माइनस फर्स्ट, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप ये भी लिख सकते हैं, √3a = 2r + r माइनस, एग्री है? बट परफेक्ट सिचुएशन का एक खासियत है, यहाँ देखते रहिए, परफेक्ट सिचुएशन का एक खासियत है कि विदाउट हेल्प ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इन द वॉइड वी कैन फाइंड आउट द एज लेंथ। मतलब यहाँ से भी निकल जाएगा। तो सर इस केस में यहाँ से निकाले या यहाँ से निकाले, आपकी मर्जी है। दोनों से आंसर डिफरेंट मिलेगा या सेम मिलेगा? सेम मिलेगा। बट फिर भी मैं इसको कैरी ऑन कर रहा हूँ, कोई तो बात रहा होगा। तो एक्चुअल में ये आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। अगर इम्परफेक्ट रहेगा तो लिखिए, यहाँ तक समझ में आ गया है? नेक्स्ट, इफ r + r माइनस का वैल्यू 1 से छोटा बट 0.732 से बड़ा, तो ये क्या रहेगा? परफेक्ट या इम्परफेक्ट? परफेक्ट। तो अगर इम्परफेक्ट सिचुएशन रहेगा देन उस केस में इसका मतलब है कि जितना बड़ा वॉइड यहाँ पे है उतना ही बड़ा स्फीयर आप वॉइड में डाल रहे हैं या उससे बड़ा। तो आपने वॉइड में उससे बड़ा, उसके साइज से बड़ा स्फीयर डाल दिया है। तो यहाँ पे बड़ा स्फीयर डालने से इस स्फीयर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इस स्फीयर का तो साइज सेम रहेगा। फ़र्क किस पे पड़ेगा? आपका क्यूब सिमेट्रिकली एक्सपेंड कर जाएगा, राइट? और जब सिमेट्रिकली एक्सपेंड कर जाएगा तो परफेक्ट सिचुएशन में ए और ए आपस में टच में था, बट जब एक्सपेंड करेगा तो क्या ये आपस में टच में रहेगा या आउट ऑफ टच हो जाएगा? आउट ऑफ टच। लिखिए, इन दिस केस cube symmetrically expand, in this case cube symmetrically expand and anions are not in contact, but relative orientation will remain same. But relative orientation remains same as in case of perfect cubical void. But relative orientation are remain same as in case of perfect cubical void. तो इस केस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, क्या आप ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो जब ऐसा नहीं लिख सकते इसका मतलब a का वैल्यू 2r माइनस से ज़्यादा हो गया, वैल्यू ऑफ a रिटर्न 2r माइनस, और तब इस केस में आपको a का वैल्यू निकालना है। तो a का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे जो रहेगा वो अब सबके साथ टच में रहेगा। और इस क्यूबिकल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 8, राइट? तो यहाँ पे अब इस देखिए, मेरा यहाँ पे ये मिस्टेक होते रहता था। मैं हर केस में चाहे परफेक्ट हो या इम्परफेक्ट हो, सिंपल क्यूबिक सिस्टम होता है तो 2r माइनस ही लिखता था।
बट एक्चुअली परफेक्ट में हम लोग संभाल लेंगे, बट इम्परफेक्ट में एक आंसर गलत आ जाएगा। तो इम्परफेक्ट के लिए आपको इस रिलेशन को कैरी ऑन करना है, ठीक है ना एवरीवन? ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में भी अगर पूछा जाएगा रिलेशन तो इम्परफेक्ट के लिए इसको मत लिखिएगा a इक्वल टू 2r माइनस, इसको लिखना है √3a इक्वल टू 2 इंटू आर प्लस प्लस आर माइनस। ठीक है, ठीक है ना? अब समझ में आ गया कि रेडियस रेशियो कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब लिखिए, हेडिंग बनाइएगा, स्ट्रक्चर ऑफ सम रिप्रेजेंटेटिव आयनिक कंपाउंड। स्ट्रक्चर ऑफ सम रिप्रेजेंटेटिव आयनिक कंपाउंड। और उसमें फर्स्ट इसको याद रखिएगा, ये रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब इस नाम से जाना जाएगा। मान लेते हैं कि किसी स्ट्रक्चर का, किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मैंने बोल दिया रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेटिव है, बोलिए तो आप लोग को याद है किसके स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर? NaCl का, समझ गए? और एक किस टाइप का कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड है? AB टाइप। किस टाइप? AB टाइप। अब यहां देखिएगा स्टूडेंट, अब ये जो दिया हुआ है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है RNA प्लस बाई RCl माइनस, इसका वैल्यू ऑलमोस्ट 0.51 है। अब जितना भी डील किया हूँ तो ये रेशियो अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो सबसे पहले तो है कि इसका मतलब है कि Cl माइनस का साइज बड़ा है और Na प्लस का साइज छोटा है, तो कौन लैटिस पॉइंट पे जाएगा और कौन वॉइड में जाएगा, ये बात पहले बोलना है। तो जिसका साइज बड़ा रहता है सर वो लैटिस पॉइंट के पोजीशन को एक्वायर करता है, और जिसका साइज छोटा रहता है वो कहाँ जाता है? वॉइड में जाता है। एग्री? तो वॉइड में कौन जाएगा? Na प्लस, बट एक किस टाइप के वॉइड में जाएगा? वेरी गुड, Na प्लस। लेकिन ऑक्टाहेड्रल का परफेक्ट या इम्परफेक्ट? इम्परफेक्ट। परफेक्ट कब रहता है? जब एग्जैक्टली 0.414 रहता है, राइट? इसका मतलब है कि Na प्लस जाएगा, मैं लिखवा दूंगा, Na प्लस जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ये समझ में आ गया कि ऑक्टाहेड्रल एंड इम्परफेक्ट। एग्री? लिखिए एक लाइन, इन दिस केस Na प्लस occupy all octahedral void of FCC, all octahedral void of FCC। एक मिनट। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए तो NaCl का फार्मूला भी नहीं लगता कि जितना सर Na का आइटम रहेगा उतना ही Cl का रहेगा, 1:1 का रेशियो है। इसका मतलब जितना Na का रहेगा उतना ही Cl का रहेगा। ये तो समझ में आ गया है। यहाँ से भी मतलब पहले ही से आइडिया मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इन दिस केस Na प्लस ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ FCC। ऑक्टाहेड्रल वॉइड HCP में भी रहता है, बट ये कहाँ पर है? FCC, मतलब क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा। एग्री? अब 1 मिनट रुकना है। हाउ मेनी octahedral void in FCC? यस, तो octahedral void FCC में होता कितना है? इफेक्टिव नंबर ऑफ octahedral void in FCC इक्वल टू 4। इज इट राइट? कैलकुलेट कर किए थे या फिर करना पड़ेगा? कर चुके हैं। एग्री? तो ऐसे तो octahedral void काउंट कीजिएगा तो octahedral void आपको 12 नजर आएगा। टोटल कितना नजर आएगा? 12।
बट इफेक्टिव कितना था, उन सब का कैलकुलेट किया था, इफेक्टिव ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना था, 4 था। ओके, एंड Cl माइनस ऑक्यूपाई ऑल लैटिस पॉइंट ऑफ FCC। अब यहां देखिए, एक फॉर ए मोमेंट अगर Na प्लस नहीं रहता, सिर्फ Cl माइनस रहता और FCC के लैटिस पॉइंट पे, तब Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है सर, 12 सिखाया गया है FCC के लिए, राइट। बट अब 12 रहेगा, अब यहाँ पे वॉइड में भी आ गया, तो जहाँ पे वॉइड में भी स्फीयर आ गया, जहाँ पे कटायन और अनायन दोनों है, अगर कटायन नहीं रहता, सिर्फ अनायन रहता, तब उसका नियरेस्ट नेबर अनायन का नियरेस्ट नेबर अनायन ही होता। बट जहाँ पे अनायन और कटायन दोनों रहेगा, तो अनायन का नियरेस्ट नेबर कटायन होता है और कटायन का नियरेस्ट नेबर अनायन होता है। समझ गए? दैट्स वाई यहाँ पे किसके हेल्प से किसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, किसके लिए आप श्योर हैं, किसके कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आप डैम श्योर हैं? यस, वॉइड का। इसका मतलब व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस इज इक्वल टू 6, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने स्फीयर के घिरने से बनता है, 6। नाम तो ऑक्टाहेड्रल था ड्यू टू ज्योमेट्री, बट ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना फिक्स किया था, 6। और क्या इस फार्मूला का हेल्प ले लें, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस और डिवाइडेड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ Cl माइनस डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ Na प्लस। बट यहाँ से सर अब तो बहुत बढ़िया समझ में आ गया कि अगर यहाँ पे किसी भी कंपाउंड में अगर कोफिशिएंट का रेशियो 1:1 है कितना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर सेम ही रहेगा, डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब इस फार्मूला से व्हाट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस, ये ऑब्जेक्टिव आएगा एवरीवन सर 6 ही रहेगा, 6 × 1 इक्वल टू व्हाट, 6 रहेगा। इज इट राइट? मतलब आपके लिए एक बढ़िया ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर इसका हेल्प नहीं लेते तो आप सही से नहीं निकाल पाते कि व्हाट द कोऑर्डिनेशन ऑफ Cl माइनस, तो ये फार्मूला आपको बहुत काम में आ जाएगा। नेक्स्ट, इफेक्टिव नंबर ऑफ Na प्लस इक्वल टू व्हाट, 4, और इफेक्टिव नंबर ऑफ Cl माइनस बोलना है, Cl माइनस कहाँ पे रखा गया है, लैटिस पॉइंट ऑफ FCC, तो लैटिस पॉइंट सारे लैटिस पॉइंट पे रखा गया है, तो FCC का लैटिस पॉइंट का इफेक्टिवली जोड़ते हैं तो 4 ही आता है, राइट। कितना हो जाएगा, 4। देन अगर एग्जाम में आ गया व्हाट इज द यूनिट सेल फार्मूला ऑफ NaCl, नॉट फार्मूला ऑफ NaCl, यूनिट सेल फार्मूला ऑफ NaCl। फार्मूला ऑफ NaCl अलग चीज है और यूनिट सेल फार्मूला का मतलब 1 यूनिट सेल में कितना Na और कितना Cl। ओके, देन यूनिट सेल फार्मूला ऑफ NaCl इक्वल टू व्हाट, Na4Cl4, राइट। इसका मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl इन 1 यूनिट सेल, 4 रहेगा। एग्री? लिखिए, इसके बाद एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl in 1 unit cell equal to what, 4। It is very important to note that यहाँ पे Z equal to 4 लिखिएगा। Z equal to क्या लिखना है, जहाँ पे Z क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl। इसका मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको आज के बाद अगर बोला जाए किसी आयनिक कंपाउंड के लिए कि स्ट्रक्चर इज जस्ट सिमिलर टू रॉक सॉल्ट, तो फटाक से क्लिक करना चाहिए कि रॉक सॉल्ट का मतलब NaCl के जैसा। तो NaCl के जैसा मतलब Na प्लस, कटायन कहाँ रहेगा, तो Na प्लस के जैसा रहेगा, और अनायन कहाँ कैसा रहेगा, Cl माइनस के जैसा रहेगा। ओके, ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, तो जितने भी रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर को बिलोंग करेगा वो सारा NaCl के जैसा ही अरेंज होगा। इज इट राइट? व्हाट अबाउट डेंसिटी एवरीवन? तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाए, डेंसिटी इक्वल टू क्या लिखते हैं, मास बाय वॉल्यूम, यही लिखते हैं ना। मास तो 1 यूनिट, वॉल्यूम किसका लेंगे, 1 यूनिट सेल का, और मास 1 यूनिट सेल का। तो 1 यूनिट सेल का मास कितना रहेगा सर, 4 मॉलिक्यूल का मास रहेगा।
मॉलिकुलर वेट ऑफ NaCl डिवाइडेड बाई Na, ये कितना मॉलिक्यूल्स का मास हो गया? 1 मॉलिक्यूल का। n/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब कितना मॉलिक्यूल का? 4 मॉलिक्यूल का, और डिवाइडेड बाई AQ। इसका मतलब है कि 4m/Na इंटू AQ, और इसी को हम लोग ZM/Na इंटू AQ बोल रहे थे, एग्री। बट यहाँ पे Z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे Z रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 यूनिट सेल। बट यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ऑप्शन में डेंसिटी अगर kg/m³ में दिया रहेगा, कैलकुलेटिव रहेगा, जितना आसान देख रहे हैं उतना आसान रहेगा नहीं। डेंसिटी अगर kg/m³ में दिया रहेगा, बट ए का वैल्यू एंगस्ट्रॉम में रहेगा, तो समझ रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड या लेंदी कैलकुलेशन रहेगा। तो आप देख लीजिएगा कि ऑप्शन में डेंसिटी किस में दिया हुआ है, और SI सिस्टम में दिया हुआ है, तो बट ए मास तो रहेगा ग्राम में, तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेना है? kg में। और ये अगर एंगस्ट्रॉम में रहेगा उसको भी किस में कन्वर्ट कर लीजिएगा? मीटर में, होगा ना? ठीक है। ओके एवरीवन, चलिए FCC या HCP में पैकिंग फ्रैक्शन आप कितना जानते हैं? व्हाट द पैकिंग फ्रैक्शन? जीरो पॉइंट सेवन फोर, लेकिन मैंने वहाँ पे लिखवाया था कि ये 0.74 तब है जब वॉइड में कोई स्फीयर, तो अभी भी क्या है 0.74 का ही वैल्यू लिखेंगे या अब दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा? वो FCC का पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 तब था जब देयर इज नो स्फीयर इन द वॉइड, राइट। बट यहाँ पे देयर इज अ स्फीयर इन द वॉइड, दैट्स वाई यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 नहीं रहेगा, उससे अलग रहेगा। कितना रहेगा मुझे नहीं पता है, बट वो नहीं रहेगा, एग्री। तो सर निकलेगा कैसे? तो पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला क्या था? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, इज इट राइट, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम अवेलेबल। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना एवरीवन? तो यहाँ पे पूरे 1 यूनिट सेल में देखिए, तो ऐसे लिख सकते हैं 4 × 4/3 πr रेडियस ऑफ कटायन का क्यू, एग्री। मेरे पास कटायन कितना है? 4 है ना, और एक कटायन का वॉल्यूम मेरा रहेगा, अब प्लस 4 × ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग सुन पा रहे हैं? ए मैं 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया सर? Cl-4 है, राइट, और डिवाइडेड बाई AQ। ए का वैल्यू कैसे निकालिएगा? क्या यहाँ पे FCC है तो ए फार्मूला अभी आपका हेल्प करेगा? इक्वल है। ए परफेक्ट सिचुएशन के लिए FCC में अगर परफेक्ट सिचुएशन रहेगा उसके लिए फार्मूला था, बट यहाँ पे परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है, तब यहाँ पे कैसे निकलेगा? देखिए तो इम्परफेक्ट के लिए कैसे बताए थे? मुझे लगता है कि ए रहेगा, एग्री। तो अब ए का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा, तो सर और सेम एग्जाम्पल के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट देखिए, तो इतना लिख सकता है, किसी को प्रॉब्लम? कहाँ से मैंने वैल्यू लिखा सर? ये तो दिया हुआ था क्वेश्चन में, r + r - 0 पॉइंट, तो मैंने कटायन के रेडियस को अनायन के रेडियस के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर दिया किसी पर्पस के लिए। तो ए वैल्यू कितना हो गया? 2r - × 1.51, एग्री ना। और 1.51 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मोटा मोटी कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3.02 r-, ये हो गया ए का वैल्यू।
देखिए यहाँ तक क्वेश्चन पूछने का चांस कम है, बट फिर भी हम लोग रेडी रहते हैं। उन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं सर? 4×4/3 पाई कॉमन ले लीजिए, राइट। और r प्लस के बदले आप a लिख दीजिए। एग्री? अब प्लस r माइनस का q और डिवाइडेड बाई 3.02 इंटू r माइनस का q। अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा तो क्या r माइनस का q कॉमन हो जाएगा ऊपर और नीचे? r माइनस का q ये वैल्यू ऐसे है, तो कॉमन होकर क्या r माइनस का q और r माइनस का q आपस में कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद एवरीथिंग इज नोन, एवरीथिंग इज नोन। बस करना क्या रहेगा, थोड़ा ख़राब वाला कैलकुलेशन है बट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? पैकिंग फ्रैक्शन। तो जो एफसीसी का पहले जो पैकिंग फ्रैक्शन जो हम लोग रटे हुए हैं वो ये वैल्यू नहीं रहेगा, कुछ और वैल्यू रहेगा। तो यहाँ के बाद आपका टास्क है, कैलकुलेट कर लेंगे घर पे? ठीक है, जो भी आएगा कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है एवरीवन, ये बढ़िया आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। मतलब ये ऑब्जेक्टिव का नीट से ऊपर का लेवल मैं दे रहा हूँ, जे मेन लेवल का। ठीक है, इसका मतलब रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के लिए हम लोग हर एक काम कर सकते हैं। एज लेंथ अगर निकालना रहेगा वो भी निकाल लेंगे, और पैकिंग फ्रैक्शन निकल जाएगा तो क्या वॉइड फ्रैक्शन निकाल लेंगे, डेंसिटी भी निकाल लेंगे। बट वहाँ पे हम लोग को रेडियस रेशियो में, तो सर रेडियस रेशियो अगर दिया रहेगा r प्लस वाई r माइनस इक्वल टू 0.51, तो किसी एक का वैल्यू भी दिया रहेगा, किसी एक का वैल्यू। तो लेकिन क्या यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए r माइनस का वैल्यू, किसी का वैल्यू देने का रिक्वायरमेंट है या रेशियो से काम चल जाएगा? कैंसिल हो जाता है। लेकिन डेंसिटी के टाइम पे तो चाहिए होगा, राइट। डेंसिटी के टाइम पे आपको कटायन और अनायन में से रेशियो भी चाहिए और किसी एक का वैल्यू चाहिए, तब हम लोग डेंसिटी फाइंड आउट कर पाएंगे, अदरवाइज फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। एग्री ना? चलिए, अब नेक्स्ट लिखिए। लेकिन इसको थोड़ा सा एक बार डायग्राम देख लेते हैं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, गैसियस स्टेट जब एनसीईआरटी में है ना, वहाँ पे NaCl का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। अब उस टाइम पे पूछने आते हैं कि सर ये कैसे हुआ। इज इट पॉसिबल किसी टीचर के लिए एकदम 100% किसी बच्चे को बताना 11th क्लास में? समझा सकते हैं कि ऐसा रट लो, बट पॉसिबल है कि एक लाइन में बोलते कि हाँ ऐसा ऐसा होता था? पॉसिबल ही नहीं है। तो कहाँ कहाँ पे Cl माइनस है एवरीवन? सर Cl माइनस यहाँ है, और कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है। टर्म फर्स्ट में सॉलिड स्टेट का मेरा काइंड रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से कि एनसीईआरटी का थोड़ा थ्योरी, न्यूमेरिकल के लिए नहीं हो तो हम लोग बहुत बढ़िया से डील कर रहे हैं, थोड़ा सा एक मटेरियल भेजा हूँ उसको भी पढ़ लीजिएगा, और एनसीईआरटी का भी थोड़ा देख लीजिएगा। सारे कॉर्नर पे और सारे फेस के सेंटर पे देखिए, तो कहीं पे कुछ छूट तो नहीं रहा है, हो गया। और एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होता है?
क्या नाम है आपका? पूरा बोलिए। नहीं सुन पा रहा हूँ। सोहिनी। ओके, सोहिनी डे। यस। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशन क्या होता है एफसीसी में? एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशन होता है एज का सेंटर में और बॉडी के सेंटर में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। यही पढ़ाया हूँ ना? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड? आप पीछे पलट के देखिए तो नहीं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है सब सारे बच्चों से कि प्लीज़ जो पढ़ाते हैं उसको एकदम एक एक लाइन अक्षरता याद कीजिए, रिवीजन कीजिए, तो सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। व्हाट इज योर नेम? अर्पिता। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशन ही पता नहीं रहेगा तो कैसे डायग्राम आपको समझ में आएगा बताइए? टीचर जो भी पढ़ाते हैं उनके सारे बातों को ध्यान लगाकर सुनना है और समझना है, तो आगे चलकर बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर्सनली मैं कोशिश करता हूँ कि एक भी कॉन्सेप्ट ना छूटे। दिस इज द कंप्लीट अरेंजमेंट ऑफ NaCl इन एफसीसी। ओके, तो एज किसी भी क्यूब में कितना एज होता है? 12 ना? तो 12, और कोई भी स्फीयर अगर एज पे रहेगा तो वो कितने क्यूब के साथ शेयर में रहता है? 4 क्यूब के साथ। तो इसके वजह से इसका वन कितना होगा? 1/4। तो 1/4 × 12 3। मेरा ऑडियो लेकिन आपका आवाज़ तो आ रहा है अभी? ठीक है, हाँ अभी आवाज़ आ रही है? हाँ। तो एक्चुअल में किसी भी क्यूब में एज कोई भी एज पे जो स्फीयर रहेगा, एज के सेंटर पे स्फीयर रहेगा, वो 4 क्यूब के साथ शेयरिंग में रहता है। तो इफेक्टिवली वन ऑफ द यूनिट सेल के लिए कितना इसके अंदर रहेगा? 1/4, राइट? एंड हाउ मेनी एज पे कितना है? 12। तो 1/4 × 12 3 हो गया, और एक यहाँ पे इसके अंदर है कंप्लीटली। तो 3 + 1 = 4। इस तरीके से इफेक्टिव ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 आया था। इज इट राइट? अब यहाँ देखिए Na+ के लिए ही देख लेते हैं, किसी भी एक Na+ के लिए इसी को देखिए। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना? तो हम लोग, और इसका मतलब है इस कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर विजुअलाइज करते हैं। एक ए है, एक ए है, एक ए है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a/2। ए भी कितना? a/2। ए भी कितना? a/2। ए भी कितना? a/2। एक ऊपर भी तो रहेगा, यहाँ पे भी कोई रहने वाला है, राइट? कौन? ऊपर में जो क्यूब रहेगा उसका फेस का सेंटर, जस्ट लाइक दिस, राइट? और एक इधर भी तो रहेगा, इस तरफ वाले क्यूब का। देखिए तो 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6। दिस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ व्हाट? Na+। होना भी चाहिए था, बिकॉज हम लोग बोल रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसका मतलब सोडियम प्लस के चारों तरफ हमको 6 दिखना पड़ेगा नियरेस्ट नेबर में Cl- का, एट ए डिस्टेंस ऑफ व्हाट? यहाँ पे है एट एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, Na+ एट ए डिस्टेंस ऑफ a/2। Na+ एट ए डिस्टेंस ऑफ a/2। एग्री? अब किसी Cl- को आप उठा लीजिए, किसी भी Cl- को।
यहाँ देखिए इसी Cl माइनस को ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इसके लिए एक बार कोशिश करते हैं, Na प्लस 1 2, मैं जिसमें टिक लगा रहा हूँ, 2 3 4, और इस Cl माइनस के जस्ट नीचे सेंटर में है, राइट। कितना डिस्टेंस पे, a/2 पे ही 5, और इसके ऊपर भी तो रहेगा दूसरा क्यूब के बॉडी सेंटर में कौन रहेगा, Na प्लस रहेगा 6। इसका मतलब यहाँ पे Cl माइनस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था और Na प्लस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। और Na प्लस having the coordination number 6 at a distance of a/2, Cl minus also having the coordination number equal to 6 at a distance of, तो at a distance किसका डिस्टेंस बता रहे हैं, अनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगे, और एट ए डिस्टेंस मतलब उतना डिस्टेंस पे कटायन है, कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगे एट ए डिस्टेंस मतलब उतना डिस्टेंस पे अनायन है, इज इट राइट। तो ये मैंने बताया। तो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, इज इट राइट। इसको हटाएं, हो गया ना एवरीवन। अब लिखिए स्टूडेंट, इसका नाम क्या है सर, ZnS, राइट, जिंक सल्फाइड, बट इसका 2 मेटलर्जिकल नाम है, ये आएगा ऑब्जेक्टिव। इसको पढ़िए, जिंक ब्लेंड, और दूसरा नाम उर्जाइट, एक जिंक ब्लेंड और दूसरा उर्जाइट। यहाँ देखिए तो सर कंपाउंड एक होते हुए ही 2 नाम है, होता है HGS, HGS का 2 नाम है, एक सिनाबार भी है, एक वर्मेलिन भी है, राइट। एक का कलर रेड कलर भी होता है जो सिंदूर में यूज होता है, ठीक है। तो वैसे ही जिंक ZnS का 2 नाम है, ये 2 नाम हुआ ड्यू टू स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेड यहाँ पे यहाँ पे अरेंज रहता है FCC में, और अगर उर्जाइट है ये ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। जिंक प्लेट का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, HCP या FCC, FCC रहता है, ठीक है, रट्टा मारना है। और FCC का ही दूसरा नाम क्या है, CCP, और उर्जाइट में कैसे अरेंज रहेगा, HCP। तो हम लोग जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आपके सिलेबस में मोस्टली ये है जिंक ब्लेंड, ओके। तो कौन सा अरेंजमेंट, FCC। देखिए एक्सपेरिमेंटली रेडियस ऑफ Zn2 प्लस और डिवाइड बाय रेडियस ऑफ S2 माइनस, इसका वैल्यू ऑलमोस्ट 0.3 है, और मैं बता दिया कि ये FCC में रहेगा। तो Zn2 प्लस कौन सा वॉइड में रहेगा, ये तो पता हो गया कि जिंक 2 प्लस का साइज छोटा है, S2 माइनस का साइज बड़ा है, और जिसका साइज बड़ा रहता है वो लैटिस पॉइंट पे जाता है, और जिसका साइज छोटा रहेगा वो कहाँ जाएगा, वॉइड में जाएगा। एक बात तो क्लियर हो गया। और यहाँ पे इसके फार्मूला से नहीं लग रहा है कि सर ZnS का फार्मूला, अगर फार्मूला ये है तो ये इस जितना Zn जिंक रहेगा उतना ही सल्फर रहेगा, कोफिशिएंट 1:1 का रेशियो में है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट सेल से यहाँ पे फार्मूला देखकर एक आइडिया लग जाता है कि यूनिट सेल में जितना जिंक का एटम रहेगा उतना ही सल्फर का रहेगा। एक हो गया। दोनों का कोफिशिएंट का रेशियो 1:1, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम ही रहेगा। कोफिशिएंट का रेशियो 1:1 हो गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, कौन सा फार्मूला से, AX/BY वाले फार्मूला से, राइट। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ दिमाग में आ जाएगा। नेक्स्ट, ए रेशियो कौन सा जोन में फॉल करता है, परफेक्ट या इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट। परफेक्ट के लिए तो 0.225 था, मतलब ये सब कुछ वैल्यू है, रट्टा मारना है। कौन कौन सा वैल्यू सर, 0.155, एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरा 0.225, तीसरा सर 0.414, और फोर्थ 0.732। इसी में 8 केस हो गया, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, इम्परफेक्ट।
इतना आसान तो है, मतलब रेशियो रट जाना है। तो जैसे ही आपने बोला कि सर ये इम्परफेक्ट है, किस वॉइड के लिए? इम्परफेक्ट फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इसका मतलब है Zn2 प्लस कहाँ ऑक्यूपाई करेगा? Zn2 प्लस ऑक्यूपाई TV। और जैसे ही आपने बोल दिया Zn2 प्लस ऑक्यूपाई TV, इसका मतलब व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn2 प्लस 4। किसके कोऑर्डिनेशन नंबर के हेल्प से किसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं? कटायन के कोऑर्डिनेशन नंबर हेल्प से अनायन के हेल्प से कटायन का फाइंड आउट कर रहे हैं या कटायन के हेल्प से अनायन का? कटायन के हेल्प से अनायन का फाइंड आउट कर रहे हैं। तो क्या डायरेक्टली यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ H2 माइनस लिख दें या प्रूफ करना पड़ेगा कि 4 हो रहेगा? ऑनलाइन के स्टूडेंट बोलेंगे ही नहीं, सबसे बड़ा समस्या ये है। तो यहाँ पे तो मैं आप लोग को देख लेता हूँ, हाँ ना कुछ बोल देते हैं, वहाँ पे देख ही नहीं पाते हैं। क्या ये लिख दें एवरीवन? चलिए नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव टीवी कितना होता है इन एफसीसी? सर 8 होता है, राइट? हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव और टेट्राहेड्रल वॉइड एफसीसी में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे लाई करता है? व्हाट इज लोकेशन ऑफ टीवी इन एफसीसी? जो मैं बोला हूँ वही बोलिए सर। टीवी रहता है, जो मेन यूनिट सेल है क्यूब, उसका 8 मिनी क्यूब और मिनी क्यूब के सेंटर में होता है, राइट? टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन होता है सेंटर ऑफ द मिनी क्यूब। और कौन सा मिनी क्यूब? कंटेनिंग वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ मेन क्यूब, कंटेनिंग वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ मेन क्यूब। ये मैंने एग्जैक्ट लोकेशन बताया था, राइट? समझ गए? लेकिन आपके पास तो 8 मिनी क्यूब है, इसका मतलब मेरे पास इफेक्टिवली 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है। एग्री? इसका मतलब यहाँ पे 8 Zn2 प्लस होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 8 Zn2 प्लस। लेकिन इस फार्मूला के हेल्प से नंबर ऑफ H2 माइनस कितना रहेगा? तो यहाँ पे H2 माइनस कहाँ पे जाएगा? H2 माइनस ऑक्यूपाई ऑल लैटिस पॉइंट ऑफ एफसीसी। इज इट राइट? इसका मतलब है कि इफेक्टिव नंबर ऑफ H2 माइनस, इफेक्टिव नंबर ऑफ H2 माइनस इक्वल टू 4। इज इट राइट? तो अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ H2 माइनस 4 है तो नंबर ऑफ Zn2 प्लस भी तो 4 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। बट मेरा पास टेट्राहेड्रल वॉइड तो 8 है। इट मीन्स व्हाट? कि 8 में नहीं गया है। जितना मेरे पास टीवी है उन सारे टीवी में Zn2 प्लस नहीं गया है। तो एक्चुअल में जिंक ब्लेड में Zn2 प्लस ऑक्यूपाई ओनली 4 टीवी आउट ऑफ 8। ओनली हाउ मेनी टीवी? 4 टीवी आउट ऑफ 8। और उसमें भी 4 कौन सा? अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, एडजेसेंट नहीं, अल्टरनेट। लिखिए Zn2 प्लस ऑक्यूपाई, Zn2 प्लस ऑक्यूपाई 4 टेट्राहेड्रल वॉइड आउट ऑफ 8। Zn2 प्लस ऑक्यूपाई 4 टेट्राहेड्रल वॉइड आउट ऑफ 8 and adjacent tetrahedral void, sorry, and alternate tetrahedral void, not adjacent. Adjacent tetrahedral void
ओके एवरीवन, देखिए अगर ध्यान से देखिएगा तो इसको बीच से कट करेंगे और नीचे रहेगा 4 क्यूब 4 मिनी क्यूब और ऊपर कितना रहेगा 4 मिनी क्यूब। एग्री? तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ से a/2 ना, अगर इस मिनी क्यूब में अगर जेड इसके मिनी क्यूब का सेंटर में अगर Zn2 प्लस है तो इसके बगल वाला मिनी क्यूब में नहीं रहेगा, इसका जस्ट सामने में रहेगा डायगोनल में। ठीक है, दैट्स वाई इतना लिखने से काम चल जाएगा। तो यूनिट सेल फार्मूला क्या होगा? व्हाट द यूनिट सेल फार्मूला? यूनिट सेल फार्मूला इक्वल टू व्हाट? Zn4S4। तो Z इक्वल टू Z मैं किसको बोलता हूं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ZnS इन वन यूनिट सेल। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ZnS इन वन यूनिट सेल? इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4ZnS। तो Z का काम यहाँ पे कौन करेगा? 4। तो डेंसिटी कितना हो जाएगा एवरीवन? तो डेंसिटी के लिए क्या लिखेंगे सर? डेंसिटी के लिए यहाँ पे लिखेंगे 4 मॉलिकुलर वेट ऑफ किसका? ZnS डिवाइडेड बाई Na इंटू वाट? AQ। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे कितना चीज़ डेंसिटी निकालने के लिए पता है और क्या नहीं पता है। सर यहाँ देखिएगा मॉलिकुलर वेट पता हो जाएगा, A पता है, A का वैल्यू निकल जाएगा तो निकाल लेंगे। बट क्या यहाँ पे √2A इक्वल टू 4 रेडियस ऑफ S2 माइनस से काम चलेगा? ये कब काम चलता है? परफेक्ट रहता है। बट ये परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है? इम्परफेक्ट है। किसके लिए? टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए। तब यहाँ पे A का वैल्यू कैसे निकलेगा वो मैं पढ़ाया हूँ, बताइए। तब शायद A निकलेगा देखिए, तो यही रिलेशन था। इम्परफेक्ट टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए A निकालने का फॉर्मूला A था 4/√3 R प्लस R माइनस। तो अब समझ में कि इस कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और इस केस में कटायन और अनायन में किसी एक का रेडियस न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा, तभी तो निकाल सकते हैं। दोनों का देने का रिक्वायरमेंट नहीं है सर। दोनों को देने का रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है? कि रेडियस रेशियो तो दिया हुआ है R प्लस बाई R माइनस इक्वल 0.3, तो इसका वैल्यू रहेगा तो इसका वैल्यू नहीं निकल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। तो आपको रेडियस रेशियो दिया रहेगा, दोनों में से किसी एक का रेडियस दिया रहेगा। लेकिन अब मुझसे देखिए, मुझसे बार बार मिस्टेक यही होता था। मैं थोड़ा सा सॉलिड स्टेट को लाइटली ले लिया था अपने टाइम पे। मैं हर केस में ये लगा देता था। ये कब लगेगा? परफेक्ट सिचुएशन में FCC का, जब वॉइड जितना साइज का उतना ही साइज का उसमें स्फीयर जाएगा तो। बट अगर इम्परफेक्ट रहेगा, चाहे ऑक्टाहेड्रल OV का या TV का, तब A फार्मूला से काम चलाए। OV के लिए A फार्मूला ओनली फॉर इम्परफेक्ट ऑफ TV, नॉट फॉर OV। ऐसा नहीं कि OV के लिए भी लगा दीजिएगा। OV के क्या था? A इक्वल टू 2 इंटू R प्लस R माइनस, जस्ट रॉक सॉल्ट जैसा, राइट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ से हो जाएगा कैलकुलेशन। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर Zn2 प्लस का तो निकाल लिए 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ S2 माइनस का भी कितना हो जाएगा? 4। इज इट राइट? अब स्टूडेंट पैकिंग फ्रैक्शन पे आइए। तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए क्या लिखिएगा? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम अवेलेबल। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना? तो सर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड के लिए ये लिखिए, दोनों का 4 है, राइट। तो 4 इंटू 4/3 पाई R प्लस का क्यू। R प्लस मतलब किसका रेडियस? जिंक का, कटायन का, राइट। आप प्लस 4/3 पाई R माइनस का क्यू, राइट। किसका रेडियस?
सल्फर 2 माइनस का और डिवाइडेड बाई AQ। एग्री? इसको हटाएं। देखिए तो आप लोग पकड़ पाए मैंने क्या लिखा? ए का वैल्यू हम लोग जानते हैं और ए के अंदर जो कटायन था उसको अनायन के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। एग्री? अब क्या यहाँ से R माइनस कॉमन ले सकते हैं? बाहर निकलेगा तो R माइनस क्यू बन के निकलेगा और यहाँ पे क्या R माइनस कॉमन ले सकते हैं? बाहर क्या बन के निकलेगा? R माइनस क्यू। तो ऊपर का R माइनस क्यू और नीचे का R माइनस क्यू आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। एंड एवरीथिंग इज नोन एक्सेप्ट लेंदी कैलकुलेशन। तो वो कैलकुलेशन तो आप लोग कर लीजिएगा। बाय दिस इजीएस्ट कैलकुलेशन वी कैन फाइंड आउट द पैकिंग फ्रैक्शन। एक काम घर पे हो जाएगा, इसके लिए 3 लाइन छोड़ दीजिए, या आप लोग भी यही सोच के छोड़ देंगे कि कर लेंगे? प्लीज़ कर लीजिएगा एटलीस्ट लाइफ में फर्स्ट टाइम। तो सिर्फ एक पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू, मैंने कहा कि ड्यू टू कैलकुलेशन ये JEE मेन का लेवल को डिजर्व करता है ओनली ड्यू टू कैलकुलेशन एंड कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्यों? क्योंकि भाई ये वैल्यू बहुत कम को याद रहता है। जितना आराम से हम लोग इस पर फोकस कर रहे हैं ना, परफेक्ट इम्परफेक्ट, एक ही बात को 20 बार बोल रहे हैं, राइट? ताकि हम लोग को ये फार्मूला एकदम बिल्कुल रटा जाए, रटा हुआ हो, मेमोराइज हो जाए। बट इतना तरीके से बच्चे इस पर ध्यान देते नहीं हैं, उनको लगता है कि बस काम चल जाएगा, √2a इक्वल टू 4r माइनस से। बट यहाँ पे ऐसे कीजिएगा, ठीक है? तो कट कुट के कितना हो जाएगा? 16/π इंटू 0.3 का क्यू और +1 और डिवाइड बाय देखिए तो स्टूडेंट मैंने सही किया है, कैलकुलेशन हो जाएगा ना? यहाँ तक सही है? निकाल लीजिएगा। अब लिखिए फ्लोराइट स्ट्रक्चर। CaF2 एक किस टाइप का कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा? मोस्टली Ab2 टाइप, राइट? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, या कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए तो बिना सॉल्व करने से पहले कटायन और अनायन में किसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा रहेगा? वेरी गुड, कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा रहेगा और अनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर, ये तो पहले ही पता चल गया ना। एक कटायन के चारों तरफ 2 अनायन, इस टाइप के रेशियो से चल रहा है, और 1 अनायन के चारों तरफ हाफ कटायन होगा नहीं, बट रेशियो तो यही पता चल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा रहना चाहिए और अनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कम रहेगा, फर्स्ट थिंग। और ए, इसको बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर, नाम दिया गया है, ठीक है? और ए FCC में एग्जिस्ट करता है। कहाँ पर रहता है? FCC। और यहाँ पे इसका एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता है, कुछ रहा होगा 0.3 0.35 समथिंग लाइक। तो इसका रेशियो यहाँ पे इसमें फॉल करता है,
तो सर अभी तक तो अनायन का ही टाइम चल रहा था, अब यहाँ पे कौन कहाँ जाएगा? कौन बड़ा है कौन छोटा है? अब यहाँ पे कटायन बड़ा है और अनायन, और जिसका साइज बड़ा रहता है वो कहाँ जाता है? लैटिस पॉइंट पे, मेन जगह पे। और जिसका साइज छोटा रहता है वो कहाँ जाता है? वॉइड में। तब वॉइड में कौन जाएगा? वॉइड में जाएगा F माइनस, और लैटिस पॉइंट पे कौन जाएगा? Ca2 प्लस। लिखिए in this case cation occupy all lattice point of FCC. In this case cation occupy all lattice point of FCC and अब एक मिनट रुकिए, and anion occupied tetrahedral void. टेट्राहेड्रल void क्यों? कहाँ से आपको आइडिया मिला कि टेट्राहेड्रल void में जाएगा? रेडियस रेशियो से। यहाँ तक समझ में आ गया? व्हाट द कोऑर्डिनेशन नंबर? आप किसके कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आप श्योर हैं? कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए श्योर है या अनायन का? void के लिए श्योर रहते हैं। देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F माइनस 4? एग्री? देन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca2 प्लस कितना रहेगा? फार्मूला लगा दीजिए, AX/BY वाला 8 हो जाएगा। एग्री? इसका मतलब है CaF2 में कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो क्या रहेगा? 8:4 रहेगा। 8:4 रहेगा। एग्री? ये समझे मैंने कैसे निकाला है वैल्यू? ओके। चलिए, अब मैंने यहाँ पे आपको आइडिया दे दिया कि कटायन ऑक्यूपाई ऑल लैटिस पॉइंट ऑफ FCC। इसका मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ Ca2 प्लस कितना? सर 4, राइट? इफेक्टिव नंबर ऑफ Ca2 प्लस इक्वल टू, तो 1 यूनिट सेल में 4 Ca2 प्लस रहेगा, तो जितना कैल्शियम रहेगा उसका जस्ट डबल तो फ्लोरीन रहना पड़ेगा। इसका मतलब आइडिया है ना, अगर यूनिट सेल में कैल्शियम 2 प्लस रहेगा 4, तो इस फार्मूला से पता चल रहा है कि 1 कैल्शियम के लिए 2 फ्लोरीन चाहिए, तो कैल्शियम 1 यूनिट सेल में अगर कैल्शियम 2 प्लस 4 है तो F माइनस 8 होना पड़ेगा। और F माइनस रहता कहाँ पे है? TV में। ऑलवेज नहीं, इस केस में कहाँ रहेगा? TV में। TV आपके यहाँ पे कितना है? 8। इसका मतलब F माइनस ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल void. इन दिस केस F माइनस ऑक्यूपाई सम ऑफ द TV या ऑल TV? लिखिए F माइनस ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल void. इफेक्टिव नंबर ऑफ F माइनस कितना रहेगा? 8 रहेगा। तो यूनिट सेल फार्मूला कितना हो गया स्टूडेंट? ये मेरा फार्मूला हुआ या यूनिट सेल फार्मूला हुआ? यूनिट सेल फार्मूला इज नॉट एग्जैक्ट फार्मूला, राइट? क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4CaF2? देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z? Z मैं किसको बोलता हूँ? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। एग्री? तो Z इक्वल टू व्हाट? 4। देन व्हाट अबाउट डेंसिटी? तो डेंसिटी के लिए रहेगा 4 मॉलिकुलर वेट ऑफ किसका? CaF2 और डिवाइडेड बाई Na इंटू AQ। और A का वैल्यू कैसे निकालिएगा? क्या FCC के लिए जो फार्मूला जानते हैं उससे निकलेगा या 4/√3 से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। एग्री ना? क्योंकि इम्परफेक्ट है। परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है? इम्परफेक्ट है। तो यहाँ से एक का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, इसको हटाएं एवरीवन। पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लीजिएगा। सिर्फ मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कैसे।
4 इंटू 4/3, बोलिए पाई आर। अब मुझे करेक्ट कीजिएगा कि मैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ। यहाँ पे 8 क्यों लिखे? क्योंकि f माइनस 8 है, राइट, और डिवाइडेड बाई ए क्यू। और यहाँ का r माइनस या r प्लस जो भी रहेगा क्या कैंसिल कर लेंगे? क्या इस पैकिंग फ्रैक्शन को निकालने के लिए किसी का रेडियस चाहिए या सिर्फ रेशियो से काम चल जाएगा? सिर्फ रेशियो से काम चल जाएगा। तो यहाँ के बाद मैं छोड़ सकता हूँ। आप लोग समझ गए? बोलते ही नहीं ना है, सबसे बड़ा समस्या एक बेचारा स्टूडेंट बोलते रहते हैं। इस बैच में एक आप जो बोल रहे हैं ना ऑनलाइन में वो हैं, और ओल्ड बैच में एक शुभांकर है बेचारा। यही 2 आदमी रिप्रेजेंटेटिव है मॉनिटर क्लास का। मतलब ये सिर्फ कैटली से क्लास में नहीं बोलते हैं या स्कूल में भी नहीं बोलते हैं? स्कूल का जो ऑनलाइन क्लास चलता रहता है, मैं तो कुछ बच्चे को मेकअप क्लास दे रहा हूँ 11th का, उन लोग देखते रहते हैं कि टीचर बोलते हैं तो बोलना पड़ता है, क्लास से बाहर जाकर बोलते हैं। मेकअप क्लास के बेचारे आ जाते हैं तो कभी कभी शायद वहाँ पे अटेंडेंस का कुछ फाइट है, राइट? तो वहाँ पे अटेंडेंस का फाइट है, यहाँ पे कैरियर का फाइट है। ये समझिए बातों को। यहाँ पे गायब हुआ तो सब गायब हो जाएगा। एक्चुअली एक बढ़िया फैसिलिटी हो गया ना वीडियो भेजने वाला। वीडियो तो आ जाता है, छूट गया तब भी कोई बात नहीं है। कोई स्टूडेंट तो 1 महीना के बाद कुछ मांगते रहते हैं, सर आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 8 दे दीजिएगा। कब हुआ है? 2 महीना पहले। मैं भी भूल गया, कितना पीछे चला गया। अब उसको रोल करके देखते रहते हैं कहाँ पे है, लेकिन या प्लेलिस्ट में देखते रहते हैं। अब कोई अभी इलेक्ट्रोस्टेट का लेक्चर नंबर 4 मांगेगा, सोचिए कितना ख़राब लगेगा। इलेक्ट्रोस्टेट लॉन्ग एगो, राइट? कैपेसिटर ख़त्म होने जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टेट कोई मांगेगा। इसका मतलब क्या है? या तो रिवीजन करना चाह रहे हैं, नहीं तो जिस टाइम पे प्लेलिस्ट जाता है उस टाइम पे प्लेलिस्ट का लिंक से अपने पास सेव करके नहीं रखते हैं। आप लोग तो सेव करके रखते हैं लिंक, बढ़िया से रखिएगा। कि किसी मोमेंट पे मांगते रहिएगा तो हो सकता है कि मैं भी बिजी रहूँ, कल दूंगा ऐसा हो जाएगा। इसलिए जब शेयर करते हैं तो उस टाइम पे टाइम निकाल, तो जो शेयर करते हैं जिस टाइम पे, तो मैं भी टाइम निकाल कर उसको शेयर करता हूँ कि नहीं ये काम मुझे करना है एज ए वर्क, कि प्ले लिस्ट अपडेट करना है। अपडेट करना भी अपने आप में काम है, उसके लिए 2 घंटा बैठना पड़ेगा मुझे। एक वीडियो रखना है सेव, कम से कम तो एक बार बैठता हूँ तो 50 वीडियो को अपडेट करता हूँ। अब 50 वीडियो को अपडेट कर रहे हैं, फिर उसको फिर से शेयर करेंगे, उसके अपना ग्रुप में डालेंगे, फिर वहाँ से कौन कौन सा ग्रुप में कैसे जाएगा। तो प्रॉपर एक चैनल है, एक वर्क है मेरे लिए। चलिए यहाँ तक हो गया। अब लिखिए एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। देखिए नाम से ही नहीं पता चल रहा है कि सर एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर आप बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कि फ्लोराइड स्ट्रक्चर के जस्ट उल्टा यहाँ पे होगा। तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर में कटायन कहाँ, अनायन कहाँ? तो कटायन कहाँ था? लैटिस पॉइंट पे। अनायन कहाँ था? ऑल टी। उसका उल्टा कर दीजिए। अब यहाँ पर अनायन कहाँ रहेगा? ऑल लैटिस पॉइंट। और कटायन कहाँ रहेगा? तभी नाम क्या बोला गया है? एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। समझ गए? लिखिए इन एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, in anti-fluoride structure anion occupy all lattice point of FCC. Anion occupy all lattice point of FCC and cation occupy all tetrahedral void of FCC.
देन व्हाट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O2 माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो क्या रहेगा 4:8 रहेगा। क्या बाकी सब कुछ हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर रेडियस रेशियो दे देंगे तो बाकी कुछ सब कुछ तो निकाल लीजिएगा ना। क्या क्या निकालना रहेगा? और यूनिट सेल कितना क्या रहेगा यूनिट सेल फार्मूला? नंबर ऑफ O2 माइनस कितना रहेगा पर यूनिट सेल सर 4 और नंबर ऑफ Na प्लस कितना रहेगा 8। तो यूनिट सेल फार्मूला क्या रहेगा? यूनिट सेल फार्मूला सर यूनिट सेल फार्मूला रहेगा Na8O2 मतलब 4 Na2O। तो Z कितना रहेगा 4 किसका Z? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम ऑक्साइड राइट। तो क्या यहाँ से डेंसिटी निकाल पाएंगे आप? तो डेंसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ Na2O और डिवाइडेड बाई Na इंटू AQ। अब यहाँ पे A का वैल्यू तो वैल्यू ऑफ A अगर मान लेते हैं फॉर मोमेंट परफेक्ट रहा तब कोई बात नहीं है, इम्परफेक्ट रहा तब भी A का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डेंसिटी निकाल लेंगे। क्या यहाँ से पैकिंग फ्रैक्शन भी निकाल लेंगे जस्ट लाइक प्रीवियस एग्जाम्पल? अब लिखिए CaCl सीजियम क्लोराइड टाइप सीजियम क्लोराइड पढ़िए क्या नाम रहेगा? यस बोलिए किस टाइप का वॉइड में जाएगा? CS प्लस क्यूबिकल। और क्यूबिकल का परफेक्ट या इम्परफेक्ट? इम्परफेक्ट रहेगा राइट। imperfect of cubical void। हो गया ना? ओके व्हाट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम प्लस? तो क्यूबिकल वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वही सीजियम प्लस का रहेगा 8। तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के हेल्प से कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस बता सकते हैं हाउ मच 8। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर का सीजियम क्लोराइड में रेशियो क्या रहा है 8:8। और क्यूबिकल वॉइड कहाँ मिलता है? सिंपल क्यूबिक सिस्टम में राइट। सिंपल क्यूबिक सिस्टम में। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव Cl माइनस कितना होगा? यहाँ पे Cl माइनस कहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा? लिख लीजिए Cl माइनस ऑक्यूपाई कॉर्नर ऑफ द क्यूब। लिख लीजिएगा Cl माइनस ऑक्यूपाई कॉर्नर ऑफ द क्यूब।
एंड सीजियम प्लस ऑक्यूपाई क्यूबिकल वॉइड। हाउ मेनी क्यूबिकल वॉइड? एक ही होता है, राइट? तो नंबर ऑफ Cl माइनस 1 और नंबर ऑफ सीजियम प्लस 1 रहेगा। तो सर इसका जो फार्मूला है वही यूनिट सेल फार्मूला भी रहेगा, राइट? यूनिट सेल फार्मूला और इसका मेन फार्मूला डिफरेंट है या सेम है? सर सेम ही है। तो यहाँ पे इफ जेड का वैल्यू 1 रहेगा, इज इट राइट? तो क्या डेंसिटी निकाल लेंगे? डी इक्वल टू वाट? 1 इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ, बोलिए, डिवाइड बाई एन ए इंटू ए क्यू। व्हाट द वैल्यू ऑफ ए? क्या ये सिंपल क्यूबिक सिस्टम का परफेक्ट है या क्या यहाँ पे आप ए फार्मूला लगा पाएंगे? सिंपल क्यूबिक सिस्टम में कॉर्नर परफेक्ट अरेंजमेंट के लिए या तो वॉइड में नहीं है या परफेक्ट अरेंजमेंट के लिए कॉर्नर पे जो स्फीयर रहता है वो आपस में टच में रहता है, राइट? बट क्या यहाँ पे अभी के सिचुएशन में ए रहेगा? नहीं रहेगा। ए वैल्यू इससे बड़ा हो गया, एग्री ना? दैट्स वाई यहाँ पे कैसे निकलेगा? √3 है इक्वल टू वाट? 2r प्लस प्लस r माइनस, इस फार्मूला से निकलेगा ए का वैल्यू। तो यहाँ से ए का वैल्यू निकाल कर क्या यहाँ पे पुट कर सकते हैं? एंड पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? तो सर पैकिंग फ्रैक्शन के लिए 4/3 पाई r प्लस का क्यू प्लस 4/3 पाई r माइनस का क्यू, क्योंकि दोनों का एक एक स्फीयर है और डिवाइडेड बाई ए क्यू। और r प्लस को क्या r माइनस के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रेशियो दिया हुआ है और r माइनस और r माइनस का क्यू आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ से पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लीजिएगा। अब पैकिंग फ्रैक्शन निकल जाएगा तो क्या वॉइड फ्रैक्शन निकल जाएगा? 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन। अच्छा, सीजियम क्लोराइड ऐसा लग रहा है, लुक्स लाइक BCC जैसा। CaCl लुक्स लाइक व्हाट? BCC। BCC में क्या रहता है? कॉर्नर पे और क्यूब के सेंटर, बॉडी सेंटर पे, बट थोड़ा डिफरेंस है। हालांकि NCERT में ही दिया हुआ है कि CaCl इज BCC, राइट? बट BCC में क्यूब का जो सेंटर है वो लैटिस पॉइंट काउंट होता है, नॉट वॉइड। बट यहाँ पे जो CS प्लस गया है वो वॉइड में गया है, राइट? तो 20 लग रहा है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका स्ट्रक्चर लुक्स लाइक BCC, बट एक्चुअली फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट BCC। BCC में कॉर्नर ऑफ द क्यूब और बॉडी का सेंटर क्या होता था? लैटिस पॉइंट का हम लोग पॉइंट काउंट करते थे, राइट? बट यहाँ पे जो बॉडी क्यूब का बॉडी सेंटर है वो क्या लैटिस पॉइंट है या वो वॉइड था? वॉइड था।
बट फिर भी लिख लीजिए CaCl लुक्स लाइक BCC, अ स्ट्रक्चर ऑफ CaCl लुक्स लाइक BCC, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट BCC, ये भी लिख लीजिएगा। लेकिन स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम में आ गया मल्टीपल चॉइस, और जैसे मैंने स्टेटमेंट दिया वैसे ऑप्शन नहीं है, एक FCC है, एक HCP है, एक BCC है, एक और कोई भी स्ट्रक्चर है, तो उस टाइम पे BCC में ही टिक लगा के आइए, ठीक है, क्योंकि NCERT में BCC दिया हुआ है, तो हो सकता है डायरेक्ट वहाँ से पिक कर लिया जाए। लिखिए SPINAL लिख लीजिएगा। लिखिए इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑक्साइड, इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑक्साइड containing two type of metal ion, containing two type of metal ion. One of the metal ion is divalent and other is trivalent. One of the metal ion is divalent and other is trivalent. इसका फॉर्म इस तरीके से आता है Ab2O4 और ये रहता है डाइवैलेंट और ये रहता है ट्राइवैलेंट। तो देखिए तो ऑक्सीडेशन नंबर वाइज क्या 0 होता है, +2, इसको मिलाकर +6 +8 और -2 × 4 -8 +8 -8 बिकम्स व्हाट, सेट कर रहा है एक और पॉइंट के इसमें। इन दिस स्ट्रक्चर दिस टाइप ऑफ ऑक्साइड अरेंज्ड इन CCP बोले यार FCC अलग बात है, सेम बात। दिस टाइप ऑफ ऑक्साइड अरेंज्ड इन CCP बोले क्यूबिक क्लोज पैकिंग। दिस टाइप ऑफ ऑक्साइड आर इम्पॉर्टेंट मैग्नेटिक मटेरियल, ये भी पॉइंट लिख लीजिए। दिस टाइप ऑफ ऑक्साइड आर इम्पॉर्टेंट मैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड इन टेलीफोन्स और मेमोरी लूप्स इन कंप्यूटर, चलिए अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिखे तो ऑक्सीजन इन दिस स्ट्रक्चर ऑक्सीजन ऑक्यूपाई ऑल लैटिस पॉइंट ऑफ FCC कॉमा एंड डाइवैलेंट cation ऑक्यूपाई 1 out of 8 TV and divalent cation occupy 1 out of 8 TV
एंड ट्राईवैलेंट कटायन ऑक्यूपाई 2 out of 4 OV। ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, मतलब ये नीट के लिए बढ़िया लेवल का ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये कहाँ रहेगा? टीवी में। अब कितना टीवी में? 1 out of 8। और ये कहाँ रहेगा? ओबी में, बट 2 है, ओबी तो 4 है एफसीसी में, तो 2 out of 4। एग्री? ए 1 out of 8 और ए तो 4 है, और एफसीसी में इफेक्टिव लैटिस एस्पेक्ट 4 ही होता है, तो सारे लैटिस पॉइंट पे रहेगा। किसका? एफसीसी का। समझ गए? तो ये है, ये टीवी में रहेगा, ये ओबी में रहेगा, ये कहाँ रहेगा? लैटिस पॉइंट पे रहेगा। एक और इसका एग्जांपल देख सकते हैं, बट यहाँ पे आयरन Fe+3 स्टेट का रहेगा, ठीक है। आयरन +2 का भी हो सकता है, बट स्पाइनल स्ट्रक्चर में 2 टाइप का कटायन रहेगा, डाइवैलेंट एंड ट्राइवैलेंट। अब हेडिंग बनाइएगा। हेडिंग नहीं, बस नोट करके लिख लीजिए, इसके लिए कोई हेडिंग बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा स्टूडेंट बताइए, टेम्परेचर सपोज कीजिए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, राइट। इस टाइप का न्यूमेरिकल क्लास असाइनमेंट प्रॉब्लम है, तो वहाँ के लिए अभी थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्या फ़र्क आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा या कम होना चाहिए या सेम रहेगा? मतलब क्या फ़र्क आ सकता है? व्हाट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर? अगर टेम्परेचर को कम कर रहे हैं देन व्हाट, सॉरी टेम्परेचर को अगर ज़्यादा कर रहे हैं देन वाई? सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो वो मेल्ट करना शुरू हो जाएगा, होना स्टार्ट हो जाएगा, और मेल्ट तभी होगा ना जब एक दूसरे से दूर जाएगा। और जब एक दूसरे से दूर जा रहा है तो नियरेस्ट नेबर ज़्यादा होगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेज देन कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी डिक्रीजेज। 1 मिनट रुकिए। अब मान लीजिए कोई सॉलिड है और उस सॉलिड पे आप बिल्कुल हैमरिंग कर रहे हैं, प्रेशर ज़्यादा कर रहे हैं। देखते हैं हम लोग पेपर डेली आते रहता है, उसको रखते रहते हैं, ऊपर से प्रेस करेंगे तो और क्लोज आ जाएगा। इसका मतलब सॉलिड पे अगर प्रेशर ज़्यादा कीजिएगा तो उसका एटम दूर जाएगा या और पास आ जाएगा। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कम होने का चांस है या बढ़ने का चांस है? प्रेशर इंक्रीज करने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है और टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोऑर्डिनेशन नंबर घटेगा, राइट। ये 2 पॉइंट को कीप इन माइंड। टेम्परेचर इंक्रीजेज तो कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी डिक्रीजेज, एंड प्रेशर इंक्रीजेज देन कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी, ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंक्रीज होगा ही, बट चांसेज ऐसा है, राइट। क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसा देखा गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 का रेशियो में है कटाना लाइन का। अब प्रेशर बढ़ा दिए हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर वहाँ पे 6:6 हो गया। अभी क्या है 4:4, प्रेशर बढ़ा दिए तो अब 4 से डायरेक्ट 8 नहीं हो जाएगा, इतना भी पास नहीं आएगा, बट थोड़ा बढ़ सकता है। तो 4:4 से बढ़ने का चांस क्या रहेगा? 6:6 का। बट अगर 4 यहाँ पे अब 6:6 है और टेम्परेचर बढ़ा दिए तो ये भी तो चांस है कि 6:6 से अगर है कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो 6 और 6, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हो सकता है 6 और 6 घट कर क्या हो जाए? ये लिख लीजिएगा। लिखिए, दिस इज द सेकेंड लास्ट टॉपिक, या कह सकते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ सॉलिड स्टेट, डिफेक्ट।
डिफेक्ट। देखिए ये आपका सिलेबस में मॉडर्न फिजिक्स में भी है, सेमीकंडक्टर, राइट, जहाँ पे ये आपको टर्म सेकंड के लिए पढ़ना है। डोपिंग होता है, मतलब किसी मटेरियल का है, सेमीकंडक्टर नाम है, ना ही कंडक्टर है ना ही इंसुलेटर है, बीच का चीज़ है, राइट, सेमीकंडक्टर। और उसमें कुछ डिफेक्ट क्रिएट किया जाता है, कुछ मेटल है उसके बीच में किसी का डोपिंग होता है, मतलब प्योर नहीं, परफेक्शन नहीं है, डिफेक्ट ही है। और तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि डिफेक्ट ऑलवेज ख़राब होता है, डिफेक्ट का भी बहुत लाभ है। आज पूरा दुनिया सेमीकंडक्टर पे चल रहा है, हाँ या ना, पूरा लैपटॉप और मोबाइल पे हम लोग चल रहे हैं, पूरा दुनिया। और लैपटॉप मोबाइल में मोस्ट ऑफ द क्या यूज़ होता है, सेमीकंडक्टर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इतना इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। और सेमीकंडक्टर में भी क्या है, डिफेक्ट है, कुछ चीज़ों का हम लोग डोपिंग करते हैं कहीं कहीं पे। डोपिंग मतलब कोई एक चीज़ है, मटेरियल एलिमेंट है, उसमें दूसरा एलिमेंट को हम लोग डाल रहे हैं। एनीवे, तो आपके सिलेबस में कौन सा डिफेक्ट पढ़ना है? ऐसा बोलेगा मैं भी सुन सकूँ सुन नहीं पाता हूँ। हाँ, पहले ये बताइए कि सर पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है, जो भी बोल रहे हैं वो किसके अंदर हेडिंग है, पॉइंट डिफेक्ट। तो एक्चुअल में एक तो डिफेक्ट है पॉइंट डिफेक्ट, एक डिफेक्ट का नाम क्या है, लाइन डिफेक्ट, और एक डिफेक्ट का नाम है प्लेन डिफेक्ट। इन सब बातों को पहले थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। पॉइंट डिफेक्ट में क्या होगा कि सर्टेन पॉइंट पे मिसिंग रहेगा और नहीं तो सर्टेन पॉइंट पे बाहर से फॉरेन एलिमेंट आ जाएगा। मिसिंग रहेगा, मिसप्लेस्ड या रिप्लेस्ड, यही हो सकता है। मतलब जिसको रहना चाहिए वो या तो गायब रहेगा, या जिसको नहीं रहना चाहिए वो एक्स्ट्रा आ जाएगा, जिसको एक्चुअल में नहीं रहना चाहिए था। इसका मतलब सर्टेन पॉइंट पे इसका डिफेक्ट मिलेगा। एक मिनट मैं लिखाऊंगा लाइन डिफेक्ट में क्या होगा कि एलॉन्ग द लाइन्स, एक लाइन के एलॉन्ग मिसप्लेस्ड या रिप्लेस्ड नजर आएगा, डिफेक्ट नजर आएगा। अब प्लेन में एक सर्टेन प्लेन में पूरा नजर आएगा, तो वैसा प्लेन में नजर आएगा तो उसको प्लेन डिफेक्ट नाम दे दिए। लाइन में नजर आएगा तो क्या बोलेंगे, प्लेन डिफेक्ट का ही नाम एक और नाम है स्क्रू डिफेक्ट, ठीक है। तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए पॉइंट डिफेक्ट के लिए, डिफेक्ट विल बी ओनली एट सर्टेन लैटिस पोजीशन। डिफेक्ट्स विल बी ओनली एट सर्टेन लैटिस पोजीशन। ए पॉइंट डिफेक्ट के लिए मैंने बोला। लाइन डिफेक्ट लिखिए, इफ एटम्स और आयंस are misplaced or replaced along the same line, along the same line लिखिए, along the line, तो उसको हम लोग बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। प्लेन डिफेक्ट लिखिएगा, इफ एटम्स और आयंस आर मिसप्लेस्ड और रिप्लेस्ड on a given plane, ओके एवरीवन। बट हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है भाई, इस पे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आया है, और सॉलिड स्टेट 2 ही चैप्टर आपका फिजिकल केमिस्ट्री का आने वाला है टर्म फर्स्ट में, तो इससे एक क्वेश्चन तो रहेगा नहीं, एक से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। तो डिफेक्ट से भी मुझे ऐसा इंट्यूशन लगता है, ऐसा नहीं सर आपने तो पहले अलर्ट किया, नहीं आ सकता है, बट उससे पहले ही जो आपको एक तो मैं क्लास असाइनमेंट यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, वो तो बहुत टफर लेवल का है,
तो जो टफर लेवल का प्रॉब्लम मैं यहाँ पे देख लूँगा। बट मल्टीपल चॉइस तो बना लीजिएगा आप लोग। इतना पढ़ाने के बाद ऑलमोस्ट सारा मल्टीपल चॉइस आपसे बन जाएगा। जितना मैंने बात कर दिया सॉलिड स्टेट का, तो जो मेडिकल वाले स्टूडेंट मेडिकल का बना लीजिएगा, बट उतना पक्का बना लीजिएगा। और वो जो MCQ रहेगा वो आपका बोर्ड के लिए परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो भी आप टर्म फर्स्ट क्लियर हंत का लिए हैं या प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बैंक रहा होगा वो देख लीजिएगा बोर्ड के लिए, और नीट का क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा। जहाँ से मर्जी वहाँ से बना लीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। बट अभी ही बना लीजिएगा। उससे दो फायदा, बोर्ड का बोर्ड और JEE मेन का तैयारी। नीट तो थोड़ा टाइम है, नीट का भी तैयारी साथ में हो जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ बोर्ड का बना के छोड़ दीजिएगा, मतलब कैटलिस्ट का असाइनमेंट लगाना है मल्टीपल चॉइस वाला, ठीक है। अभी केमिस्ट्री में क्या दिया हूँ आपको प्रोजेक्ट में, कुछ तो भेजा होगा। केमिस्ट्री में क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शायद होगा। हाँ, सॉलिड स्टेट भी बोला था, क्योंकि मुझे भरोसा था कि तब तक मैं ख़त्म कर लूँगा। सॉलिड स्टेट अगर होगा तो सॉलिड स्टेट देख ही लीजिएगा, मतलब अभी से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट का होम असाइनमेंट शेयर किया था या नहीं किया था? शेयर कर चुके हैं। चलिए, पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप का एवरीवन? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट? यहाँ देखिए, दो टाइप का, स्टिचोमेट्रिक और नॉन स्टिचोमेट्रिक। एग्री? तो सर व्हाट द डिफरेंस बिटवीन स्टिचोमेट्रिक एंड नॉन स्टिचोमेट्रिक? इस डिफेक्ट में बिफोर डिफेक्ट एंड आफ्टर डिफेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है। बिफोर डिफेक्ट अगर फार्मूला NaCl है तो आफ्टर डिफेक्ट भी फार्मूला क्या रहेगा? NaCl ही रहेगा। यहाँ पे एक लाइन लिखी है, इन दिस डिफेक्ट बिफोर डिफेक्ट एंड आफ्टर डिफेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम। इन दिस डिफेक्ट बिफोर डिफेक्ट एंड आफ्टर डिफेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम। तो इसके नाम से अब पता चल गया होगा नॉन स्टिचोमेट्रिक का क्या रहेगा डिफिनेशन? आफ्टर डिफेक्ट एंड बिफोर डिफेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला आर डिफरेंट। लिखिए, इन दिस डिफेक्ट बिफोर डिफेक्ट एंड आफ्टर डिफेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला आर डिफरेंट। अब स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट तीन टाइप का, सबसे फेमस तो ये है स्कॉटकी डिफेक्ट, राइट। उसके बाद फ्रैंकल डिफेक्ट, और उसके बाद वेरी गुड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। डिफेक्ट तीन टाइप का यहाँ पे है। इसमें भी कितने डिफरेंट टाइप का डिफेक्ट हम लोग को पढ़ना है? बोलिए, मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस, तो ऐसा नहीं कि मैं भूल गया, मेटल एक्सेस दो बार लिख दिया। मेटल एक्सेस दो टाइप का होता है। देखिए, मेटल को ज़्यादा करना है, एक तरीका क्या है कि मेटल ज़्यादा कर रहे हैं, मेटल का आयन ज़्यादा कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? अनायन को आउट करके। तो इट इज मेटल एक्सेस ड्यू टू वैकेंसी ऑफ अनायन, और यहाँ पे रहेगा मेटल एक्सेस ड्यू टू यस एडिशन ऑफ कटायन, मतलब फॉरेन मेटल आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट क्या रहेगा? जिसमें मेटल चला जाएगा, ठीक है। तो लिखिए, मेटल एक्सेस ड्यू टू वैकेंसी ऑफ अनायन, मेटल एक्सेस ड्यू टू वैकेंसी ऑफ अनायन। और यहाँ पे मेटल एक्सेस ड्यू टू एडिशन ऑफ
मेटल कटायन। और इसमें क्या लिखेंगे एवरीवन? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू वैकेंसी ऑफ कटायन। अब लिखिए, सबसे पहले स्टोचोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लिखिएगा स्कॉटकी डिफेक्ट। लिखिए, दिस डिफेक्ट्स स्कॉटकी, दिस डिफेक्ट्स आर क्रिएटेड, this defect are created when one positive ion and one negative ion, when one positive ion and one negative ion are missing from their respective position, leaving behind a pair of hole, वो पेयर ऑफ होल किसका रहेगा? एक कटायन का और एक अनायन का रहेगा। तो देखिए, स्कॉटकी डिफेक्ट में मैंने जो देखा है कि ऑब्जेक्टिव पूछने का तरीका क्या है कि वो लोग डायग्राम दे देते हैं, अब पूछते हैं कि ये डायग्राम किस डिफेक्ट का है, राइट? फॉर एग्जांपल बढ़िया से डायग्राम बनाइएगा। एम प्लस कटायन के बाद अनायन देना है। कटायन का नियरेस्ट नेबर अनायन रहेगा और अनायन का नियरेस्ट नेबर कटायन रहेगा, इस बात को कीप इन माइंड, ठीक है? एम प्लस एक्स माइनस हम लोग यहाँ पे किसको मिसिंग किए हैं? देखिए तो कटायन को ना, तो यहाँ पे अनायन मिसिंग कर देते हैं। इसका मतलब जितना कटायन मिसिंग रहेगा उतना ही अनायन मिसिंग रहेगा, ठीक है? तो ये डायग्राम किस डिफेक्ट का डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है? स्कॉटकी डिफेक्ट का, ठीक है? चलिए, अब इसमें ऑब्जेक्टिव ए रहेगा, पहला ऑब्जेक्टिव, ध्यान से देखिएगा। इसमें कुछ सर्टेन पॉइंट मैं लिखवा दूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, पहला तो है कि स्कॉटकी डिफेक्ट में
एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी, थियोरेटिकल डेंसिटी तो हम लोग खुद निकालेंगे ही। किस पर? फॉर एग्जाम्पल मान, यहाँ देखिएगा सब लोग, एवरीवन, मान लेते हैं कि आपको बोल दिए कि इस टाइप का डिफेक्ट NaCl मिलता है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में, तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर का तो डेंसिटी निकालने का थियोरेटिकल तरीका हम लोग आज अभी जस्ट आज पढ़े हैं, तो वहाँ से जो निकालिएगा वो थियोरेटिकल डेंसिटी रहेगा। एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी एक्सरे से पता चल जाता है, मशीन से, राइट, जो एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे। थियोरेटिकल डेंसिटी तो हम लोग पेपर पे निकालेंगे ना, तो इस केस में एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी थियोरेटिकल डेंसिटी से ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा? कम हो जाएगा। वॉल्यूम सेम रहा, मास कम हो गया, राइट, वॉल्यूम तो सेम रहा ना, बट मास क्या हो गया? कम हो गया। तो एक्सपेरिमेंट, ये ऑब्जेक्टिव है आपका स्कॉटकी इफेक्ट में, एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी लेस देन थियोरेटिकल डेंसिटी, पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। सेकेंड, परसेंटेज ऑफ मिसिंग साइट पूछा जाएगा इन स्कॉटकी डिफेक्ट। परसेंटेज ऑफ मिसिंग साइट, उसका फार्मूला ये रहेगा, थियोरेटिकल डेंसिटी माइनस एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल डेंसिटी इंटू 100 कर लीजिएगा, ठीक है। हो गया परसेंटेज ऑफ मिसिंग साइट। तो देखिए अब यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई NaCl का एक सॉल्ट ले लिए और उसमें देख रहे हैं कहाँ पे होल है, कहाँ पे डिफेक्ट है, वो आपको पता नहीं चलेगा। वो 10 to the power 4 मतलब 10,000 हो गया ना, मतलब 10,000 या 1 लाख में वह एक पॉइंट पे मिसिंग रहेगा। इतना साइट में कितना पॉइंट पे? 1 पॉइंट पे। तो और इतना माइन्यूट डिफेक्ट को भी कौन ऑब्जर्व कर लेता है? एक्सरे। देखते हैं एक्सरे, जैसे हम लोग का बॉडी का एक्सरे होता है, कहाँ पे छोटा से छोटा पॉइंट को पता चल जाता है यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो एक्सरे उस डिफेक्ट को पकड़ पाता है। और उसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं, तो वो हम लोग को पढ़ना है थोड़ा सा अंडर, वो वेव थ्योरी ऑफ लाइट में, फिजिक्स में भी पढ़ना है। तो उसको हम बोलते हैं ब्रैग्स इक्वेशन, द कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के हेल्प से, बस जो भी है, बट एक्सरे से हम लोग को पता हो जाता है। तो यहाँ लिखिएगा, दिस one pair of hole found out of 10 to the power 4 site। 1 pair of hole मिलता है कितना में? 10 to the power 4 लैटिस साइट में। 1 pair of hole found out of 10 to the power 4 लैटिस साइट। एक और पॉइंट, this type of defect generally found in ionic compound with high coordination number। This type of defect generally found in ionic compound with high coordination number। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिएगा, NaCl, KCl, KBr, CaCl, इस टाइप का कंपाउंड में इस टाइप का डिफेक्ट मिलता है। तो स्टूडेंट, थ्योरी का नेक्स्ट क्लास इज द लास्ट क्लास, सॉल्यूशन का रहेगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।